मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, तो बंगाल विधानसभा में विधायक श्रीमान दिलीप घोष जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सुचारू रूप से चलाने की जिन पर जिम्मेदारी है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और बंगाल का जिन्होंने लगभग हर जिले का दौरा कर लिया है, ऐसे हमारे संगठक श्रीमान शिव प्रकाश जी, बंगाल भाजपा के प्रमुख नेता और राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान राहुल सिन्हा जी, ममता जी जिनके नाम से सबसे ज्यादा चिढ़ जाती है, ऐसे सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री सुरेश पुजारी जी, हमारे दोनों विधायक सादिन कुमार जी, मनोज तिग्गा जी, पश्चिम बंगाल के संगठन मंत्री श्री सुब्रतो जी, और आज के इस कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित बंगाल के प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत समय से किसी न किसी कारण से मेरा बंगाल आना बनता था टलता था, बनता था टलता था। आज भी ऐसे कुछ घटनाएं हुई, मगर आज तो तय ही किया था कि जाना मतलब जाना ही है, बंगाल के कार्यकर्ताओं को मिलना है। मित्रों, बंगाल भारतीय जनता पार्टी एक परिवर्तन से, एक प्रगति के दौर से गुजर रही है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो मंडल हो, जिला हो, प्रदेश हो या समग्र राष्ट्र के काम का विकास हो, कोई संगठन जब बढ़ता है तो अनेक प्रकार के स्टेज आते हैं, और बंगाल भारतीय जनता पार्टी का अभी जो संगठन का एक स्टेज आया है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है। मैं इस पर बाद में जाऊंगा। अभी चुनाव हुए, टेलीविजन पर जो देखते हैं, बंगाल की नीचे की राजनीति को, धरातल को होते हुए परिवर्तन को जो सूक्ष्मता से नहीं देखते हैं, उनको कहने को ठीक है, लगता है कि एनडीए की 6 सीटें आई, भाजपा की 3 सीटें आई, इतने सारे कार्यकर्ता, इतनी सारी ऊर्जा, इतनी सारी सभाएं और 3 सीटें आई। मगर राजनीतिक पार्टियों के परिश्रम और चुनाव के परिणामों का विश्लेषण ऐसे नहीं। मित्रों, गत चुनाव में 2011 में भारतीय जनता पार्टी को 4% वोट मिला था। जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी को 4% वोट मिला था, और इस बार हमें 10% वोट मिला है। तो 4% से 2.5 गुना वोट इस बार हमें मिला है। और मित्रों, बचपन से मेरा चुनाव के आंकड़ों का अभ्यास का शौक है। गुजरात में जब पहली बार सरकार बनी, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी को वहां 7% वोट मिला था, 7%। कर्नाटक में सरकार बनी, उसके अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 8% वोट मिला था, और महाराष्ट्र में सरकार बनी, उसके पहले के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 5% वोट मिला था। और बंगाल को कितना मिला है भाई बताओ, जरा जोर से बोलिए, कितना मिला है? मैं स्पष्ट देख रहा हूं, अगली सरकार की नींव डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया।
बंगाल का कार्यकर्ता कभी ये न सोचे कि चुनाव में हमें 3 सीटें मिली है, इस सफलता कम है। आप ये समझ कर चलिएगा, आने वाली मजबूत भारतीय जनता पार्टी की नींव बंगाल के कार्यकर्ता ने इस चुनाव के अंदर डालने का काम समाप्त कर। 55 लाख से ज्यादा बांग्ला वोटर्स ने हम पर भरोसा किया। लगभग 90 से ज्यादा सीटों पर 20,000 से ज्यादा वोट पाए। ये कोई छोटी चीज नहीं है। आज पूरे बंगाल के अंदर कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कोई कमल को नहीं जानता है, भारतीय जनता पार्टी को। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता में रहने की आदत वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी का चरित्र सत्ता के आधार पर काम का आकलन करने वाली पार्टी का नहीं है। हम तो जन्म से लेके 50-50 साल तक सत्ता का मुंह भी नहीं देखे थे। ये पार्टी सिद्धांतों के आधार पर जनमानस को जोड़कर, जनमानस जो जुड़ता है, जनता जुड़ती है, उसमें कार्यकर्ता बनाकर कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का प्रखर कार्यकर्ता परिवर्तित कर प्रशिक्षित कर उसके आधार पर हमने अपनी विचारधारा का गढ़ बनाया है। ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता मिलती है तो बाहें खिल जाती है, नहीं मिलती है तो निराश होकर घर पे बैठ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घोर पराजय के बाद भी इतनी ही जोर से भारत माता की जय बोलता है जब सरकार बनती है। और बंगाल के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव के अंदर जो परिश्रम किया है, जो आयोजन किया है और जो परिणाम लाया है, मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाते हृदय की गहराइयों से बंगाल के कार्यकर्ताओं को सच नमन करता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे स्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये जन्म स्थान है, एक जन्मभूमि है मित्रों। यहीं से जनसंघ की शुरुआत पूरे देश में हुई थी और आज देश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी जो बनी है, उसकी नींव डालने का काम यही बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद जी ने किया था मित्रों। इसलिए हमारे लिए बंगाल बहुत महत्वपूर्ण चीज है मित्रों। 2014 के अंदर वर्षों के परिश्रम, तपस्या, त्याग, बलिदान, हजारों कार्यकर्ता के त्याग बलिदान के बाद एक सपना जो भारतीय जनसंघ के स्थापना करते वक्त से लेकर आज तक सब लोगों ने देखा था कि इस पार्टी का इस देश में पूर्ण बहुमत बने। अटल जी प्रधानमंत्री तो बने थे मगर फिर भी स्वप्न अधूरा था। इस पार्टी को लोकसभा में कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अरे भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, कांग्रेस छोड़कर किसी भी दल को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। आजादी के बाद पहली बार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया और नरेंद्र मोदी की सरकार, जब 2014 में सरकार बनी तब काफी सारे अखबारों के, पत्रिकाओं के एडिटोरियल लिखे गए, अग्रलेख लिखे गए कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च शिखर है। और उसके बाद संगठन में जिम्मेदारियों का बदल हुआ। मेरा सौभाग्य था कि पार्टी ने पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दे दी और 9 अगस्त 2014, मुझे ये दिन बरोबर याद है, 9 अगस्त 2014 को हमारा राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन था। उसमें मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का काम तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और असम में सरकारें नहीं बनती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के विकास का काम चालू है। और मित्रों, इस 7 राज्यों के अंदर जो देश का दक्षिणी पूर्वी छोर है,
ये सातों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक खाका उस वक्त बहुत निर्बल था। और उसमें से केरल में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी 15% वोट पाई। बंगाल में, तमिलनाडु में हमारा वोट डबल हो गया। बंगाल में हमारा चुनाव हुआ, वोट 2.5 गुना हुआ। आसाम में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसाम में बन गई और आसाम आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत गढ़ बनकर बना है। और मित्रों, साच अर्थ में देश भर के सभी कार्यकर्ताओं का नजर कहीं पर अब लगा है तो बंगाल पर लगा है। बंगाल का भारतीय जनता पार्टी जिस दिन मजबूत होता है, पूरे देश के कार्यकर्ता का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम होता है। और मुझे भरोसा है बंगाल के कार्यकर्ताओं पर, बंगाल के नेताओं पर, बंगाल के संगठन पर। इस वर्ष के चुनाव के अंदर जो हम परिणाम पाए हैं, इसको एक अच्छी नींव मानकर एक मजबूत इमारत इस पर बनाने का काम हम जरूर करेंगे मित्रों। हमारा ये चुनाव जिसमें हम 10% वोट पाए हैं, उत्तरी बंगाल में तो लगभग 20% के आसपास वोट हमें मिले हैं। ये चुनाव आने वाले 2 मकामों के लिए महत्वपूर्ण है। 2018 के अंदर यहां पर पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। आज से ही सम्मेलन से हम तैयारी करें पंचायत के चुनाव के अंदर। पंचायत के चुनाव के अंदर इस आंकड़े को बहुत बड़ा बनाने का हमने प्रयास करना पड़ेगा। मैं आपकी कठिनाइयों को समझता हूं। कम्युनिस्टों के लगातार दशकों के शासन के कारण बंगाल की राजनीति के अंदर हिंसा का प्रभुत्व रहा और वो आगे एक्सटेंड हुआ। कार्यकर्ताओं पर अत्याचार होते हैं, कार्यकर्ताओं पर हमले होते हैं, कार्यकर्ताओं को सहन करना पड़ता है। मगर जब मजबूत पार्टी की नींव, राष्ट्रभक्त पार्टी की नींव डालनी पड़ती है मित्रों, बलिदान के बगैर किसी प्रदेश में नहीं डली है। और मुझे भरोसा है बंगाल के कार्यकर्ताओं पर। यहाँ एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी हम 2018 के चुनाव के अंदर, पंचायत चुनाव के अंदर बना लेंगे मित्रों। 2019 में लोकसभा का चुनाव आता है और उसके बाद फिर से बंगाल की विधानसभा का चुनाव आता है। जिन लोगों को राजनीतिक क्षेत्र के अंदर सफलता लेनी होती है, अपने विचार की बढ़ोतरी करनी होती है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना होता है, उनके लिए आराम नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। दीनदयाल जी का सूत्र है, चरेवेती चरेवेती, चलते रहो, काम करते रहो। जब तक बंगाल में सरकार न बने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए आराम का कोई अवकाश नहीं है। इस मूड के साथ, इस जुनून के साथ, इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आगे काम करना चाहिए। और मित्रों, जहां जहां हमारी सरकारें आई हैं, देश भर में जहां जहां सरकारें आई हैं, पूर्वी छोर में हमारी पहली सरकार आसाम में बनी है। मगर देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां हमारी सरकारें कई समय पहले बन गई। सबसे पहले मध्य में हम बढ़े, बाद में पश्चिम में गए और मध्य में बढ़े, पश्चिम में गए। जहां जहां गए हमें कोई उखाड़ नहीं सका। गुजरात में एक बार जीते, आज तक नहीं हारे। मध्य प्रदेश में एक बार जीते, आज तक नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में एक बार जीते, आज तक नहीं हारे। राजस्थान में जीते, आज भी झंडा गड़ा है। और अब इसके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और आसाम भी जुड़ गया है मित्रों। एक बहुत बड़ा सफल प्रशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देश के सामने सभी विचारों की सरकारें उपलब्ध। एक जमाना था जब हम कहते थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो ये होगा, वो होगा, फला होगा, ढिका होगा, सारी बातें गिनाते थे। हमारे विरोधी हमारा उपहास उड़ाते थे। वे कहना तो आसान है, आपकी कोई सरकार ही नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा आपको क्या करोगे। मगर इस देश में कांग्रेस की सरकारें देख रही हैं,
समाजवादियों की सरकारें देख ली है, साम्यवादियों की सरकारें भी देख ली है और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें देख ली है। और देश भर के मीडिया के लोग, राजनीतिक क्षेत्र के पंडित, विकास का आकलन करने वाले पंडित सब कहते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती है वहां विकास ज्यादा होते हैं, विकास सर्वस्पर्शी होता है, विकास गरीब तक पहुंचता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी साख बनाई है और इसकी चर्चा सर्वदूर है, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह पे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, हमने विकास को गांव तक पहुंचाया है, हमने विकास को गरीब तक पहुंचाया है, दलित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी तक विकास को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और इसी का कारण है कि जहां पर भी सरकार बनी बार बार चुनकर आते हैं। मित्रों, मैं ज्यादा सरकारों के बारे में बात नहीं करना चाहता। मित्रों, आप साइट पर जाएंगे, सारी सरकारों का लेखा जोखा उपलब्ध है और अभ्यास की आदत भी डालनी चाहिए कार्यकर्ताओं ने। आप देखिए महाराष्ट्र में कैसे शासन हो रहा है, मध्य प्रदेश में कैसे शासन हो रहा है, नई बनी हुई झारखंड सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना बड़ा छलांग कैसे लगा लेती है। जम्मू कश्मीर में भले आधी सरकार हो, चावल कभी झोंपड़ी तक नहीं पहुंचता था, चावल गरीब के घर में पहुंचाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर सरकार है। मित्रों, कैसे काम करती है सरकारें, इसका भी अध्ययन करना चाहिए। नरेंद्र भाई की सरकार बनी उस वक्त देश भर में हताशा का, निराशा का वातावरण था। पूरी दुनिया कहती थी कि भारत के विकास की गाथा समाप्त हो गई। पूरी दुनिया मानती थी कि अब भारत का कोई भविष्य नहीं। युवा दिशा विहीन था, महिलाएं असुरक्षित थी, सीमाएं असुरक्षित थी, सेना हथियार होते हुए भी लाचार दिखाई पड़ती थी। विदेश में भारत के प्रधानमंत्री चाहते थे, कोई इनको महत्व नहीं मिलता था। इतने विपरीत संजोगों के अंदर नरेंद्र भाई को इस देश ने शासन की दूरा दी। 2 साल हुए और 2 साल में आज बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। मित्रों, 2 साल के अंदर आज पूरी दुनिया मानने लगी है कि मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की सदी है। ये पूरी दुनिया मानती है। आज भारत का युवा विश्वास से लवरेज होकर अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और हर 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर 15 दिन में एक नई योजना बनाने का काम किया है। हर 15 दिन में एक इनिशिएटिव, और न सिर्फ इनिशिएटिव, उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो मैं बहुत सारी इसकी डिटेल में तो जाना नहीं चाहता, मगर एक उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मित्रों, जब हम सत्ता में आए तबे पेट्रोलियम मंत्रालय एक कॉर्पोरेट घरानों के लिए का मंत्रालय था। पेट्रोलियम मंत्रालय का देश के गरीब के साथ कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं था, ना इसकी चर्चा कभी इस तरह के मंत्रालय के लिए होती थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र भाई ने देश के अंदर करप्शन कैसे कम हो, देश के अंदर प्रशासनिक सुधार कैसे आए, देश के अंदर गरीब का जीवन धोरण कैसे ऊपर आए, सामाजिक सशक्तिकरण कैसे हो, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, इसके लिए चिंता करें। और मित्रों, मैं एक ही डिपार्टमेंट की बात अभी कर ये सारे बिंदुओं को कोई व्यक्ति जब रणनीति बनाकर लोगों के लिए मन में, दिल में एक प्रकार का भाव लेकर, चिंता लेकर, दर्द लेकर काम करता है तो किस प्रकार से काम होता है वो बताना चाहता हूं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, आजादी के लगभग 7 दशक बाद भी
7 दशक बाद भी 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पूरे परिवार के अंदर एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, एक भी बैंक अकाउंट। प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना की और जन धन योजना के माध्यम से हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट खोलने का चालू किया और 1 साल होते होते देश के अंदर 17.5 करोड़ 70.5 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खोलने का काम प्रधानमंत्री जी ने समाप्त कर दिया। मित्रों, 17.5 करोड़ गरीब परिवारों को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम किया, जिनका कोई स्टेक ही नहीं था विकास के लिए, जिनका कोई लेन देन नहीं था देश के विकास के साथ। पहली बार उसका नाता एक छोटे से बैंक अकाउंट के माध्यम से नरेंद्र भाई ने देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम किया। आप कल्पना करिए, बहुत छोटी सी बात है, एक व्यक्ति के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं। बैंक अकाउंट में पैसे कहां से आएंगे, वो भी सवाल विपक्ष ने हुआ, मगर उसका कोई जुड़ाव ही नहीं था। पहली बार देश के अर्थतंत्र का वो हिस्सा है, देश के अर्थतंत्र में इसका कोई हिस्सा है, ये इस प्रकार का भाव उसके अंदर खड़ा करने का काम किया। उसके बाद में नरेंद्र भाई ने पहल नाम की योजना लाई। क्या है पहल योजना? पहल योजना ये है, जो एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाते हैं उसकी सब्सिडी पहले डीलरों के माध्यम से जाती थी, क्योंकि अब हर परिवार में एक बैंक अकाउंट है, तो नरेंद्र भाई ने तय किया कि सब्सिडी डीलर के माध्यम से नहीं जाएगी, बैंक अकाउंट के माध्यम से जो गैस धारक है जिसके पास एलपीजी है उसके घर पर सीधी जाएगी। डीलर को बीच में से निकाल दिया। डीलर को गैस धारक ने पूरा भुगतान करना है, सब्सिडी का भुगतान भारत सरकार ने डायरेक्ट कर दिया जो सब्सिडी गैस धारक है उसके। क्या हुआ इसके कारण? सबको लगा इसमें क्या है भाई, पहले पैसे कम देने पड़ते थे, अब पैसे पूरा दोगे आप, सरकार उनको पैसा देगी और करेगी, इसमें उसको क्या फायदा? मित्रों, जाली टाइप के गैस अकाउंट थे, वो सारे रद्द हो गए। देश के खजाने का 14,900 करोड़ रुपया ये जाली गैस धारक जाते थे। गरीब के घर में गैस नहीं जाता था, 5 सितारा होटल में खाना पकाने में गैस जलाया जाता था, वो बंद हो गया। देश का 14,900 करोड़ रुपए का करप्शन एक ही स्कीम के माध्यम से नरेंद्र भाई ने बंद कर दिया। 14,900 करोड़ रुपया देश का एक ही योजना के माध्यम से बचा। उसके बाद में नरेंद्र भाई ने एक योजना बनाई, गिव इट अप। भाई बहुत सारे ऐसे लोगों के घर में गैस है, जो मंच पर बैठे हैं, हम सबके घर में गैस है, सब्सिडी की जरूरत है क्या? आप संपन्न हो गए, एमपी बन गए, एमएलए बन गए, अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, बैंक में नौकरी है, भारत सरकार में सचिव हो गए, सभी लोग सब्सिडी देते थे। नरेंद्र भाई ने सब्सिडी छोड़ने की अपील की। मित्रों, इस देश में किसी को छोड़ना कहना बड़ा कठिन है। इस प्रकार का हमारे देश में वातावरण बना है। आपके पास में एक सीट खाली है, खाली ही सीट है, आप तो बैठो स्वस्थता से, उसमें कोई आकर बैठेगा तो भी आपको होगा कि वो सीट पर क्यों नहीं बैठा, मेरे पास में आकर क्यों बैठ गया। खाली सीट छोड़ने की मानसिकता नहीं है। उस समाज में आपको जो सब्सिडी मिल रही है वो छोड़ दो, आप वो सब्सिडी छोड़ दो, क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा है। ऐसा कहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मित्रों, जब कहा तब 7 वर्ष में बहुत सारे लोगों को लगता था इसका क्या होगा, और आजादी के बाद ऐसी हिम्मत किसी ने नहीं करी थी। आजादी के बाद सिर्फ एक बार जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की जनता को अपील करी थी कि अमेरिका गेहूं और चावल देने के लिए पाकिस्तान के समाधान पर दबाव डाल रहा है, समाधान करने पर मेरे देश की जनता ये एक समय का खाना छोड़ दे। और मित्रों, पूरे देश ने शास्त्री जी की अपील पर खाना छोड़ दिया था और लड़ाई हम जीत गए थे। उसके बाद में इस देश में किसी ने भी इस प्रकार की अपील नहीं की थी। नरेंद्र भाई ने अपील की और आज 1,20,00,000 लोगों ने अपनी सब्सिडी नरेंद्र मोदी की अपील पर छोड़ दी है। देश के 1,20,00,000 लोग अपनी गैस की सब्सिडी नरेंद्र भाई की अपील पर छोड़कर बैठे। मित्रों, बहुत बड़ी बात,
भारतीय जनता पार्टी ने कैसा नेतृत्व बनाया है जो भरोसे से कहता है कि भाई तुम मेरे देश के नागरिक हो, तेरे पर ईश्वर की कृपा है, तेरे पास पैसा है, संपन्न हो, तुम सब्सिडी मत लो, और उसकी अपील पर सब्सिडी छोड़ देते हैं। 14,900 करोड़ रुपया डायरेक्ट करने से, डायरेक्ट सब्सिडी देने से बचाया। 1 करोड़ 20 लाख लोगों का सब्सिडी लोगों ने स्वयं छोड़ दिया। बाद में वो खजाने का क्या करा? कोई होता तो सरकारी खजाने में जमा करता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दीनदयाल जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलने वाली सरकार है। देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि मेरे देश में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके घर में गैस का चूल्हा नहीं है। एक गरीब मां अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना पकाती है, कंडे जलाती है, लकड़ी जलाती है, चूल्हा जलाती है, और सिगरेट की आदत न होने के बावजूद भी दिन में 400 सिगरेट जितना धुआं इसके फेफड़े में चला जाता है, और 15 लाख से ज्यादा माताओं और बच्चों का मृत्यु होता है। नरेंद्र भाई ने तय किया कि 1 नहीं, 2 नहीं, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, हम 2019 तक 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन देंगे और उनके घर में दिया जलाने का काम। मित्रों, एक ही योजना जिसमें बैंक के अकाउंट खोलते ही गरीब अर्थतंत्र से जुड़ता है। पहल योजना से भ्रष्टाचार कम हो जाता है। गिव इट अप से त्याग समर्पण की भावना जनता में जागृत होती है, और उज्ज्वला योजना से गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचता है, सब्सिडी वाला गैस पहुंचता है। मित्रों, इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अंत्योदय के आधार पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नरेंद्र मोदी ने चला कर दी है। मित्रों, मैं तो एक ही डिपार्टमेंट की बात आपको की है। इस देश की सरकार ने हर 15 दिन में इस प्रकार के कई सारे कार्यक्रम लिए हैं। हर 15 दिन में एक नया योजना का घोषणा किया है, और उसको भी नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत सारी योजनाएं की, मैं कुछ नाम आपके सामने पढ़ जाता हूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, संसद ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल बाल स्वच्छता अभियान, कृषि बाजार मार्केट योजना, डिजिटल इंडिया, बहुत सारी योजना। अभी तो मैं 20 तक पहुंचा, मेरे पास 82 का सूची है। आप कल्पना करिए, हर सप्ताह में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की मंत्रिपरिषद एक एक योजना बनाती है और उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए परिश्रम करती है। क्या फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में? क्या फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कम्युनिस्टों की सरकार में? क्या फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तृणमूल कांग्रेस की सरकार में? ये फर्क है, हम सत्ता पर आते हैं तो गरीब के लिए आते हैं और गरीब के लिए काम करते हैं। मित्रों, इस प्रकार का सरकार हमने देश को देने का प्रयास किया है। देश के 15 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 2 ही साल के अंदर ये 82 योजनाओं के माध्यम से बहुत सारा फर्क पड़ा है। निम्न कोटेड यूरिया से लेकर बहुत सारी योजना है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इतनी सारी योजना रोजगारी के लिए भी बनाई है। मुद्रा बैंक के माध्यम से 3 करोड़ 84 लाख युवाओं को स्वरोजगार देने का काम किया है, और इसके नतीजे भी मिलते हैं। ये योजनाएं हैं जो कागज पर नहीं रही, इसके नतीजे भी मिले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, 2015-16 का वित्तीय साल एक ऐसा साल रहा है जिसमें भारत सरकार ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। आजादी के बाद सबसे ज्यादा यूरिया अगर देश में कभी उत्पादित हुआ तो 2015 में हुआ। आजादी के बाद सबसे ज्यादा इथेनॉल पेट्रोल के अंदर डाला गया तो 2015 में डाला गया। गरीबों को सबसे ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए 1 करोड़ 80 लाख तो 2015 में दिए गए। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादित कभी हुआ आजादी के बाद
तो 2015 में हुआ। सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित हुई 2015 के बाद, आजादी के बाद, तो 2015 में हुई। सबसे ज्यादा गाड़ियां अगर बनी, मोटर कार बनी, तो 2015 में बनी। सबसे ज्यादा दुपहिया टू व्हीलर्स बने तो 2015 में बने। सबसे ज्यादा बंदरगाह पर मालों की आवाजाही हुई, व्यापार हुआ, तो 2015 में हुआ। सबसे ज्यादा रेल लाइन अगर किसी एक साल में बिछाई गई तो 2015-16 में बिछाई गई। सबसे ज्यादा रोड अगर एक साल में बनाए गए तो 2015 में बनाए गए। मित्रों, 2015 में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का निर्यात भी हुआ। वर्ल्ड बैंक का डूइंग ऑफ बिजनेस इंडिकेटर्स में सबसे बड़ी छलांग भी 2015-16 में लगी गई और सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार अर्जित किया गया तो भी 2015-16। अटल जी की सरकार थी, हम 8.8% वृद्धि दर कांग्रेस को देकर निकले थे। 10 साल कांग्रेस कम्युनिस्टों की सरकार रही, ममता दीदी ने भी समर्थन किया। 10 साल के बाद 4.4 कर हमें वापस दे दिया था। 8.8 से 4.4 और 2 साल में इसको 7.6 पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की। आज दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगर कहीं पर बनी है विश्व में, तो आज भारत है। हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। हम सबको इस तरह से सरकार हमने चलाई। बहुत सारे पैरामीटर से कितना बताया आपको, मगर कई बार विपक्ष के लोग बहुत सारा आलोचना करते हैं। एक आलोचना यह है कि प्रधानमंत्री जी विदेश पहुंच जाते हैं। सुना है ना आपने भी? तो मैं बताता हूं, जरा जोर से गांवों में और तहसीलों में बताना क्या हकीकत है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी से कम विदेश में गए, आंकड़े हैं हमारे पास, आंकड़े हैं। मगर पहले क्या होता था, उनको ऐसा लग रहा है उसमें उनका दोस्त नहीं है, उनको लग रहा है ज्यादा गए। कारण है उसका, जब जाते थे किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था कब गए और कब आ गए। यहां से जाते थे, हाथ में 2 पेज अंग्रेजी में टाइप कर लेते थे, वहां पढ़कर वापस चले आते थे। और कभी कभी तो पन्ने भी बदल जाते थे, इंडोनेशिया का मलेशिया में पढ़ देते थे, मलेशिया का इंडोनेशिया में पढ़ देते थे। मगर आज नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, देश का प्रधानमंत्री जब विदेश में जाता है, लंका जाते हैं, नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रशिया, जहां जाते हैं, हजारों का हुजूम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए दुनिया भर में खड़ा है। और जब यूएन जनरल असेंबली में और अमेरिका के स्टेडियम में नरेंद्र मोदी दुनिया को हिंदी में संबोधित करते हैं, देश की जनता की छाती गज गज फूट जाती है। और मित्रों, हम सभी कार्यकर्ताओं को ये चीज मालूम होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी का ये जो सम्मान हो रहा है विदेश में, हजारों का हुजूम जो उनके स्वागत में उमड़ रहा है, वो स्वागत नरेंद्र मोदी का नहीं है, वो स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का है, भारत माता का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के सम्मान को दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। आज भारत देश के अग्रिम पंक्ति के देशों के बीचों बीच बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब देश के लोगों को गौरव होते हैं। इस तरह से हमने सरकार चलाई है। मित्रों, आप जब कभी भी, मैं विशेषकर बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी का काम करे, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के लिए संघर्ष करे, कोई मोर्चा निकाले, भाषण करे, सत्याग्रह करे, ऐसी छोटी सोच के साथ मत करना, ऐसी छोटी सोच के साथ मत करना कि मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मुझे मेरी पार्टी को जिताना है। ऐसी छोटी सोच के साथ मत करना। मैं आपको कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी का काम करने का मतलब है इस भारत माता को
विश्व गुरु बनाने के अभियान के अंदर जुड़ गए। अगर दिल में गौरव है, दिल के जज्बा है, दिल के अंदर ये देशभक्ति का भाव है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष करना ईश्वर ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया हुआ है। मित्रों, पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप से कच्छ तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनना एक तय है मित्रों। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरत अगर कहीं पर है तो बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की, क्योंकि यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिया तब तक रुक नहीं सकते जब तक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बैठता, तब तक बांग्लादेशी। मित्रों, बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया है, मुझे मालूम है, बहुत अत्याचारों को उठाया है और बहुत देश में शायद केरल और बंगाल दो ही प्रांत ऐसे हैं जहां इतना सहन करना पड़ा है। मगर आपके हर संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के किसी भी कोने में हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी अकबंध खड़ी है। तो बंगाल के अंदर मजबूत भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 2018 के पंचायत चुनाव का आज से ही तैयारी करिए। 2018 के पंचायत चुनाव के बाद यहां भारतीय जनता पार्टी को कोई हल्के से नहीं लेगा, इतना मुझे विश्वास है। और अंत में आज संसद में जीएसटी का बिल भी पेश हुआ है। जीएसटी का बिल बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है क्यों महत्वपूर्ण है? मित्रों, जीएसटी के बिल के साथ ही देश में एक नए प्रकार के आर्थिक सुधारों की शुरुआत होगी और देश के विकास दर के अंदर बहुत बड़ा योगदान आएगा। आप सभी को जिस तरह से आपने बंगाल के चुनाव के अंदर संघर्ष किया, कोने कोने में बिखरे हुए फैले हुए कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक पूरी की पूरी बंगाल भारतीय जनता पार्टी की टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप लोगों का अध्यक्ष के नाते धन्यवाद भी करता हूं कि बहुत अच्छे से चुनाव को यहां पर आपने अंजाम दिया है। एक अच्छी नींव भारतीय जनता पार्टी की डालने का काम किया है और इस नींव पर एक बड़ी इमारत भारतीय जनता पार्टी की निश्चित बनेगी, मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। हम सब साथ में मिलकर संघर्ष करेंगे और भाजपा को मजबूत बनाएंगे। मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर हृदय के स्पंदनों के साथ जोर से मुख के बीच कर बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।